अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी और राज साडा हक के साथ एक नई एपिसोड और एक बड़ा प्रेसिंग इशू है, एक बड़ा प्रेवलेंट इशू है जिसके बारे में रोज़ सवालात आते हैं, रोज़ क्लाइंट्स अप्रोच करके बताते हैं। और आई थिंक ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा सोशल इशू है जिसके ऊपर जो तफरीक नहीं करता क्लासेस में, चाहे वो एजुकेटेड क्लास हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हमारा तबका हो, हर कोई इस जुर्म में किसी ना किसी तरीके से मुलव्वस हो सकता है और हो रहा होता है और उसको नॉलेज भी नहीं होती कि वो जुर्म कर रहा है। अब ये क्या है? ये साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम बड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है और इसको जो रेगुलेट करता है वो हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है। 2016 में ये एक्ट आया था। इसके अंदर जो है हमें बड़ी क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि क्या साइबर स्टॉकिंग होती है। जैसे अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली लेट्स से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपको फॉलो कर रहा है कॉन्स्टेंटली और डिस्पाइट आप अपना डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आप नहीं इंटरेस्टेड, उसकी उन अप्रोचेस को कोई हीड नहीं पे कर रहे, इसके बावजूद वो आपको करता जा रहा है, तो इसके ऊपर भी 3 साल की सज़ा है हमारे कानून के अंदर। तो साइबर स्टॉकिंग बड़ा एक प्रेवलेंट इशू है। उसके बाद जो इस कानून के ज़रिए से हमें जिसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज़ होती है वो है फ़ेक प्रोफाइल्स। फ़ेक प्रोफाइल्स के ज़रिए होता ये है कि जो फ़ेक प्रोफाइल्स बनाता है वो अपनी आइडेंटिटी हिडन रखता है। हमें नहीं पता होता कौन किसकी फ़ेक प्रोफाइल बनाता है और उसके पीछे कौन यूज़र है जो वो बना के उसको डिसेमिनेट कर रहा है, किसी इन्फॉर्मेशन को, कोई पिक्चर्स को, कोई वीडियोस लगा रहा है, वो हमें आइडिया नहीं होता। तो इसके ऊपर भी जो है वो हमारा कानून बड़ा सख्त है। और अगर आप कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास FIA साइबर क्राइम को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9911 के ऊपर, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके ऊपर। दूसरा, आप उनको ऑनलाइन जो है वो ईमेल कर सकते हैं, ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाके, FIA के पोर्टल पे जाके एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। जो मेरे नज़दीक बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप FIA के ऑफिस खुद जाएं एक रिटन कंप्लेंट के साथ। जब आप खुद जाएंगे तो उसका प्रोसीजर जो है वो एक ज़रा जल्दी स्पीडी वे में जो है वो आगे भी चला जाएगा, क्योंकि उस आपका इंटरेस्ट और सीरियसनेस ऑफ द क्राइम और नेचर जितना आपको अफेक्ट कर रहा है वो भी ज़ाहिर होता है और वो उसको ज़रा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो अगर आप वो लेकर जाते हैं तो वो बेस्ट होता है। आप रिटन कंप्लेंट लेकर जाएँ, उसके बाद इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद आपकी वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए उनको चीज़ें देखते हैं, वो सारी क्या क्या मटीरियल है आपके पास, किस किस लिंक्स के थ्रू आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपको प्रेशराइज किया जा रहा है या फाइनेंशियली किसी फ्रॉड में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो उसके बाद वो FIR होती है और FIR के बाद कानून जो है वो हरकत में आता है। और FIR के बाद समझ लें अगर आप डटे रहें और अगर आप खड़े हैं तो सज़ा हो जाती है। और ऐसे क्रिमिनल्स को जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेट्स से आपकी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पिक्चर्स को आपके किसी रिश्तेदार को, आपके बहन भाइयों को, आपके खाविंद को या आपके किसी भी इर्द गिर्द के लोग को आप वो भेज रहे हैं या फिर वो पोस्ट कर रहे हैं किसी सोशल मीडिया, फेक सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए से, उनकी पकड़ जो है वो फ़ौरन हो सकती है। और इन केसेस में अमूमन मैं देखती हूँ कि FIR हो जाती है, IP एड्रेसेस तक तलाश हो जाते हैं, पता चल जाता है किसने की है हर चीज़, लेकिन उस स्टेज पे आके जो विक्टिम होती है, जो सर्वाइवर होती है, वो गिव अप कर देती है और वो प्रेशर में आके वो केस छोड़ देती है, जिसकी वजह से A सज़ा नहीं होती, B जो वो बंदा होता है जिसने अभी एक लड़की के साथ या 2 लड़कियों के साथ ये प्रेशराइज़ किया होता है या ब्लैकमेल किया होता है, पर्सनल पिक्चर्स लेके वो 2 और लड़कियों के साथ भी करता है, तो ये रिपीट ऑफेंडर बन जाता है और वो करता रहता है क्योंकि उसको पता है किसी ना किसी तरीके से वो प्रेशराइज़ करके मामले से निकल जाएगा। तो इसमें जो बड़ा ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं एडवाइस ये करती हूँ लोगों को जो भी मेरे पास आती है, फीमेल स्पेशली ऐसे केसेस में, मैं कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल पिक्चर्स जो है वो कभी किसी को सेंड ना करें। लेट्स से आपके पास अपनी पर्सनल पिक्चर्स हैं, प्राइवेट पिक्चर्स जो आपने अपने ही पार्टनर के साथ, अपने ही हस्बैंड के साथ शेयर की थी और आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या कहीं आप उसको छोड़ आते हैं, तो उसके बाद जो आपका सारा डेटा है वो किस तरह यूज़ होता है, वो किस किस के हाथ चढ़ता है, वो आगे आपको उसकी क्या रैमिफिकेशंस होती हैं, वो बड़े लंबे लॉन्ग लास्टिंग उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप अपनी ना तो पर्सनल फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में ऐसी एक्सप्लिसिट लें,
ना किसी को भेजें, क्योंकि ये डेटा जो है ये जिस तरह ट्रांसफ़र होता है, ये जिस तरह यूज़ होता है, ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसका अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वाईफ़ाई की ज़्यादा यूजेज है, फ़ोन्स की, स्मार्टफ़ोन्स की ज़्यादा यूजेज है, हमें इसको स्मार्टली यूज़ भी करना आना चाहिए ताकि लोग ऐसे मसाइल से जो है वो बच सकें। और उसके बाद लेट्स से अगर आप एक मुश्किल में फंस जाते हैं, अगर आपकी पर्सनल पिक्चर्स या कुछ लीक हो गया या आपको कोई फेक पिक्चर्स लेके ब्लैकमेल कर रहा है, तो ब्लैकमेल ना होएं। आपके पास कानूनी रहनुमाई, आपके पास कानूनी प्लेटफॉर्म जब मौजूद है और आप उसको यूज़ करें और आखिर तक अपने केस को परसू करें, तो सज़ा इसमें ज़रूर होएगी। लोग कहते हैं कि जी फ़ायदा नहीं है, 3 साल की सज़ा है, 6-7 साल की सज़ा है, मैक्सिमम 14 साल की सज़ा है, बड़ी बहुत बहुत कम सज़ाएँ, इतनी कम नहीं होनी चाहिए। अगर 3 साल की है तो बंदा 2.5 साल में बाहर निकल आएगा, ये होगा। लेकिन मैंने देखा है ये कि जो एटलीस्ट अंदर जेल में रह कर आते हैं ना, वो एटलीस्ट ये जुर्म दोबारा नहीं करते। लेकिन जो जेल में जाते ही नहीं है, वो पहले ही अपना कोई रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं, जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होती है कि जी ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा था या ये बंदा कर रहा था, तब असल में जो है ना वो मुश्किलात आती हैं, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा करते हैं और फिर रिपीट होते हैं ऑफेंसेस ऐसे। तो साइबर क्राइम एक बड़ा सीरियस इशू है, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, लीगल हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे रुजू कर सकते हैं और आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।